I'm Umair Nawaz and I'm a CSS qualifier. I qualified in 2021. I got 84 marks in anthropology. अगर किसी को अभी तक नहीं पता चला, और इसके साथ साथ also one of the directors at CEPI. तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। हम आते हैं अपने आज के जो है ना जो बेसिक हमारा जो सेशन का मकसद है वो उस पे आते हैं, और वो ये है कि एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली सब्जेक्ट मतलब इसका बैकग्राउंड CSS को अगर हम देखें तो उसमें क्या है और इसका सिलेबस कैसा होता है, उसमें पढ़ क्या रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होता है तो उनको सिलेबस का पता नहीं होता। एंथ्रोपोलॉजी का जो सब्जेक्ट था हमारे पास इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 26। जब CSS का सिलेबस हमारे पास रिवाइज हुआ 2016 में, तो तब FPSC ने एक नया सब्जेक्ट ग्रुप 7 में इंट्रोड्यूस करवाया एंड दैट वाज एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, आप सबको पता है। ठीक है, अब हम उसमें पढ़ क्या रहे होते हैं बेसिकली। हम अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको नहीं पता, तो हम देखेंगे कि उसमें हम जो है ना पढ़ते क्या हैं और क्या हम आगे, अगर इफ यू गाइस ज्वाइन माय सेशन, तो उसमें हम क्या क्या बेसिकली पढ़ रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास सिलेबस का एक सेक्शन है या चैप्टर है, टोटल 7 चैप्टर्स हैं। जो सबसे पहले है वो बेसिकली आप इंट्रोडक्शन का कह दें, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी एक होते हैं ना कि डेवलपमेंट कैसे हुई एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, डिफाइन बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी को कैसे किया जाता है एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, कि उसमें बेसिक जो हमारे पास मेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो कौन से हैं, और एक जो बेसिक ओवरव्यू होता है एंथ्रोपोलॉजी का एज अ सब्जेक्ट वो हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, अपने सेशन में। दूसरा जो इसका चैप्टर है जो कि मेरे नजदीक आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट में, वो हमारे पास है जी सोशल एंथ्रोपोलॉजी का। ये आप सबको सिलेबस जो है ना FPSC की वेबसाइट से मिल जाएगा। आई एम श्योर अभी तक वैसे आप सबने डाउनलोड करके रखा होगा, तो उसमें आप ये सिलेबस जो है ना देख सकते हैं। सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है ना मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है इसका चैप्टर एंथ्रोपोलॉजी का, वो इसलिए है कि इसमें बेसिकली हम जो चीजें कर रहे होते हैं, जो हम पेपर भी देखें तो मेन जो चंक होते हैं पेपर का हमारे पास हर साल वो इस चैप्टर में से आ रहे होते हैं। और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि इसमें जो एंथ्रोपोलॉजी की एक कोर है, एसेंस है, जो मेन उसके टॉपिक्स हैं वो सारे इसमें कवर हो रहे होते हैं। ठीक है, उसमें हम देखें तो कल्चर के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, हम फैमिली के इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे होते हैं, हम उसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे होते हैं, रिलीजन की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना ये हमारे पास जो चैप्टर 2 है सोशल एंथ्रोपोलॉजी उसके अंदर आ जाता है। और इसमें हम देखते हैं कि ये सारे इंस्टीट्यूशंस, इसके अलावा और भी हैं, अगर मैं कुछ भूल नहीं रहा, किनशिप होगी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो ये सारी चीजें किस तरह इवॉल्व हुई, आपका रिलीजन है तो वो कैसे इवॉल्व हुआ। और इसलिए ये मुझे सब्जेक्ट मेरी अपनी प्रेप में मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और वैसे भी मैं अगर कोई भी मुझसे पूछता है कि CSS में कौन सा एक सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वो इसलिए मुझे लगता है क्योंकि हम जब पढ़ते हैं ना कि हम इंसान तो हैं, हम जहां तक इस स्टेज तक पहुंचे कैसे, वो जो फेज है ना, वो पूरी जो एक एवोल्यूशन है इंसान की, कि उसमें उसकी जो एक वो मैरिज का था इंस्टीट्यूशन या फैमिली की इंस्टीट्यूशन थी, उसकी रिलीजन था, उसकी जो है ना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। इट्स नॉट लाइक कि जैसे आज हम हैं तो आज से 2000 साल पहले या 10,000 साल पहले भी हम वैसे थे, हम नहीं थे। तो वो हम जब एवोल्यूशन एक पढ़ते हैं ना, तो दैट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अच्छा जी पहले फैमिली होती थी तो वो कैसे होती थी, उसमें घर का सरबराह जिसे हम एक नॉर्मल वो लेमैन टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं वो कौन होता था। उसके बाद फिर फैमिली का इंस्टीट्यूशन कैसे आगे बढ़ा। ठीक है, कि पहले फैमिली की ये शेप होती थी, फिर कुछ अर्से बाद फैमिली इस तरह हुई, और उसके बाद जो है ना इवेंचुअली हमारे पास जो आज की फैमिली है उसका क्या सेटअप है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है तो उसमें क्या था कि हमारे पास जो है ना शुरू में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती थी, नहीं होती थी तो किस फॉर्म में होती थी, और उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करके जो आज हमारे पास एक सिस्टम है नेशन स्टेट्स का, या वैसे हम देखते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां तक हम कैसे पहुंचे। ठीक है, वो पूरी एवोल्यूशन। इसी तरह हमारे पास जो है ना किनशिप का आ जाता है, इसी तरह हमारे पास रिलीजन का आ जाता है। एक तो हमारे पास एज मतलब हम ऑब्वियसली एज मुस्लिम्स, आई एम अज्यूमिंग कि हम सारे मुस्लिम हैं, अगर कोई नॉन मुस्लिम भी है तो हम एक रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, हमें उसका तो पता है, हमारा ईमान है हमारे रिलीजन पे। लेकिन हम जब एंथ्रोपोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो तब
वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और उसमें फिर हम डिफरेंट थेरीज, हम जब अगले चैप्टर है इसका थेरीज का, उसमें भी जब हम देखते हैं कि डिफरेंट जो हमारे पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने थेरीज दी कि अच्छा जी रिलीजन जो था वो कैसे इवॉल्व हुआ, मतलब शुरू में लोगों के पास जो रिलीजन का सब्स्टिट्यूट क्या था, या वो किस चीज की इबादत करते थे, कैसे करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता आते हुए जो आज हमें दुनिया में जो रिलीजन्स देखने को मिलते हैं वहां तक हम कैसे पहुंचे। ठीक हो गया। तो ये इस वजह से जो है ना सोशल एंथ्रोपोलॉजी का जो चैप्टर है हमारे पास, वो एक तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है आई थिंक पूरे सिलेबस में, और इंपॉर्टेंट भी है फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें ये सारी चीजें हम कर रहे होते हैं। फिर इसमें कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स भी आ रही होती हैं कि आजकल की जो सोसाइटी हमारे पास उसमें हम बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स जो है ना वो कर रहे होते हैं फेस। अच्छा जी, अर्बन एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, एज द नेम सजेस्ट्स कि उसमें हम बेसिकली जो अर्बन एक तरह से जो सेटअप है हमारे पास उससे रिलेटेड हम चीजें देख रहे होते हैं कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, ठीक है, कैसे जो है ना माइग्रेशन और ये सारी चीजें होती हैं, फिर सोसाइटीज कैसे अर्बनाइजेशन की तरफ आई, और आजकल कंटेम्प्रेरी जो टाइम्स हमारे पास चल रहे हैं उनके पास हम जो है ना उन टाइम्स में हमारे पास सोसाइटीज को कौन से जो है ना मसाइल आ रहे होते हैं और उनको हम सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना अर्बन एंथ्रोपोलॉजी का एक तीसरा चैप्टर आ गया। चौथा चैप्टर जो है हमारा वो है जी ये विजिबल है, ठीक होगा। अच्छा, दिस वन राइट्स आई थिंक बेटर देन दैट, ठीक हो गया। सोशियो कल्चरल चेंज, इसमें अगेन हम दूसरे चैप्टर में कल्चर को स्टडी करते हैं कि कल्चर क्या है, बेसिकली उसके डिफरेंट जो है ना वो एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, कौन सी चीजें जो है ना वो कल्चर को अफेक्ट कर रही होती हैं, कल्चर किन चीजों को अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, सोशियो कल्चरल चेंज में भी हम बेसिकली वही चीज देख रहे होते हैं कि किस तरह जो है ना वो एक सोसाइटी में चेंज आता है सोशियो कल्चरल, और उनको कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको लेके आ रहे होते हैं, और वो जो है ना इन टर्न वो कौन सी चीजों पे जो है ना अपना असर डाल रहा होता है। ठीक है, डिटेल में ऑब्वियसली हम तब जाएंगे जब हम सेशन में प्रॉपर सेशन हम स्टार्ट करेंगे अपना, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना है कि आप लोगों को सिलेबस का थोड़ा आइडिया हो जाए कि बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी का नाम तो हमने सुना होगा, उसमें हमने पढ़ना क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी के लिए नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में आप जाएंगे तो सबसे पहले जो है ना यही पता होना चाहिए कि हम जो चीज जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं उसमें बेसिकली सिलेबस में है क्या। अच्छा जी, ठीक हो गया। ये एक और हमारे पास जो चैप्टर आता है वो आ जाता है एथनिसिटी एंड रेस का। इसमें अगेन हम देख रहे होते हैं कि एथनिसिटी क्या होती है, रेस क्या होती है, रेसिज्म क्या है, ठीक है, उनका फर्क क्या है, फिर वही चीजें कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन चीजों को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, और इनसे जो है ना आगे डिफरेंट जो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमने पीछे भी दूसरे चैप्टर में की, रिलीजन हो गया, बाकी सारी चीजें, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो किस तरह जो है ना अफेक्ट हो रही होती हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास 5 चैप्टर हो गए। मैं उसे करेक्ट कर लेता हूँ। छठा हमारे पास थेरीज क्या है, जिससे जो बहुत सारे लोग जो है ना भागते हैं, और हमारे पास जो है ना ऑन कैंपस भी एक आध जो है ना वो कैंडिडेट मौजूद हैं जिनको शायद लगता है कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आई थिंक एंथ्रोपोलॉजिकल थेरीज जितनी इजी और जितनी इंटरेस्टिंग है वो शायद ही जो है ना एंथ्रोपोलॉजी के वो सिलेबस का कोई और कंपोनेंट होगा। चैप्टर 2 और ये चैप्टर 6 है थेरीज का, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब हम थेरीज का नाम सुनते हैं और अक्सर क्या होता है कि अगर हमने कहीं से ये पढ़ भी रहे हो तो वो भी वहां पे भी कहा जाता है कि अच्छा एक आध क्वेश्चन आएगा तो आप जो है ना इसको छोड़ दें और आप बाकियों से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं करना, हमने थेरीज को करके जाना है, ठीक है, क्योंकि आप थेरीज पे जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ये एक ऐसा एरिया है जिसे बहुत सारे कैंडिडेट वो चॉइस पे छोड़ के जा रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां पे जब कोई कैंडिडेट थेरीज में से कोई क्वेश्चन करते हैं ना तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है, कि ही हैज बेसिकली स्टडीड दिस चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट एज वेल, ठीक है। तो वो आपको जो है ना इवेंचुअली वो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता है और आपको मार्क्स भी अच्छे आते हैं। प्लस ये कि है बहुत इजी, ठीक है। अभी आप सिलेबस आई एम श्योर आप सबने देखा होगा, लगती ऐसी है कि पता नहीं कब स्टार्ट होंगे और कब खत्म होगी, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। तो हम जब करेंगे तो आपको मजीद पता चलेगा। और आखिरी जो है हमारे पास रिसर्च मेथड्स का चैप्टर है, एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च मेथड्स।
ठीक है। तो वो उसमें हम देख रहे होते हैं कि अच्छा एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमारे पास जो होते हैं वो बेसिकली रिसर्च आप अपनी कैसे कर रहे होते हैं, सिंस वो सोसाइटीज में वहाँ पे कुछ होते हैं वो जाके रह के वहाँ पे रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। और कुछ होते हैं कि जिन्हें हम वो एक आर्म चेयर एक्सपर्ट कहते हैं कि वो घर बैठे बैठे ही जो है ना वहाँ से उनका रिसर्च का सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह की जो है ना चीजें हम देखते हैं कि अच्छा जो फिर जाते हैं इवेंचुअली वो ट्राइब्स में जाके या सोसाइटीज में जाके रिसर्च कर रहे होते हैं, वो किस मेथोडोलॉजी के तहत कर रहे होते हैं, क्या वो खुद ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, कोई क्वेश्चन पेपर होते हैं, या वो किस तरह से बेसिकली जो है ना अपनी रिसर्च को कंपाइल करते हैं और कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो आखिरी जो चैप्टर है वो हमारे पास रिसर्च मेथड्स का है, ठीक है। तो इसमें वही है, थोड़ा जब हम सेशन में पढ़ेंगे तो वो डिटेल में आ जाएगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव होती है, उन दोनों में क्या फर्क है और कैसे हो जाता है, ठीक हो गया। ये हमारा था सिलेबस का ओवरव्यू, ठीक है। 7 चैप्टर्स हैं, उनमें से मैंने आपको बता दिया कि कौन सा चैप्टर है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बाकियों से इंटरेस्टिंग ज्यादा है, ठीक है। इसमें हम पढ़ के आए होंगे, ठीक है।